मेरा नाम रुचि है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं है या फिर सब कुछ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। यही सब सोच सोच कर मेरे सर में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक दिन भी इस आदमी के साथ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं पागल औरत हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति ही पागल आदमी है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हम दोनों में से कौन नॉर्मल था और कौन नहीं। एक फिटकरी थी जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटी सी सफ़ेद रंग की फिटकरी ने मेरी ज़िंदगी में जीना दुश्वार कर दिया था। रोज़ मेरा पति एक नई तरह की फिटकरी लेकर आता था और उसे इतना संभाल कर रखता था कि जैसे वो कोई हीरे हो या जवाहरात हो। वो पागलों की तरह हर 10 मिनट बाद आकर अपने फिटकरी का ध्यान रखा करता था कि कहीं फिटकरी खराब तो नहीं हो गई और कहीं कोई फिटकरी की चोरी करके तो नहीं ले गया और कहीं कोई चीज़ फिटकरी के ऊपर तो नहीं गिर गई जिससे फिटकरी वेस्ट हो जाए। वो बार बार अपनी लाई हुई फिटकरी का ख्याल रखा करता था। कभी उसे लॉकर में रखता तो कभी उसे कबर्ड में रख देता तो कभी उसे सूटकेस में संभाल कर रख देता था तो कभी किचन में आटे के डब्बे पर छुपा कर रख देता था। मैं सोच सोच कर पागल हो गई थी कि आखिरकार इस फिटकरी में ऐसा भी क्या था जो मेरा पति उस फिटकरी के लिए पागल हुआ जा रहा था और उसे उस फिटकरी की इतनी ज़्यादा परवाह थी। शादी के बाद जब नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो तभी मेरे पति के हाथ में यही फिटकरी थी। वो मुझसे बात करने के बाद अपने फिटकरी को लेकर बाथरूम में चला गया था और मेरे पति को गए हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे। मैं अपने पति का बहुत देर तक इंतज़ार करते करते सो गई थी क्योंकि मैं भी दुल्हन बनकर काफ़ी थक गई थी, इसलिए मुझे नींद आ गई थी और मैं आखिरकार अपने पति का कब तक इंतज़ार कर सकती थी। मेरा पति तो न जाने कब बाथरूम से बाहर निकला, मैं कब सो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह को जब मेरी आँख खुली तो मेरा पति मुझे बिस्तर पर नज़र नहीं आया था। मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या उसने सारी रात बाथरूम में ही बिताई थी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी और मैंने देखा कि वो बाथरूम से निकला और उसके हाथ में वही थैली थी जिसके अंदर फिटकरी थी। मेरा पति बहुत देर तक अपने फिटकरी के साथ बाथरूम में बंद रहता था और बाहर आने के बाद कहता कि सारी कमी पूरी हो गई है और मैं शर्मिंदा हो जाती थी कि न जाने वो कैसी कमी पूरी होने की बात कर रहा था। वो दिन था और आज का दिन। मेरी शादी को लगभग 3 महीने हो गए थे और ये फिटकरी थी कि जिसकी कहानी आज तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार बाथरूम में जाता और फिटकरी का वो थैला बाथरूम के अंदर जाते हुए और बाथरूम के बाहर आते हुए भी उनके हाथ में ही होता था। बाथरूम से लगातार पानी गिरने की आवाज़ आती रहती और जब ज़्यादा देर हो जाती तो मेरा पति बाथरूम से बहुत खुश होकर बाहर आता। मैं तो बड़ी अजीब सी उलझन में फंस गई थी और अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती थी। ये सच्चाई जानने के लिए एक रात मैंने बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरा दिमाग फट गया और मेरे होश उड़ गए थे। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार किया करते थे क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी थी। मैं अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे अपने माता पिता के साथ साथ अपने बड़े भाई बहनों का भी बहुत प्यार मिला था। मेरे माता पिता का कहना था कि मैं बचपन में काफ़ी बीमार रहती थी और मेरे माँ बाप हमेशा ठीक करने के लिए प्रार्थना करते रहते थे। बचपन में मेरा काफ़ी इलाज भी हुआ था, इसलिए घर में सारे लोग मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। मेरे माता पिता ने भगवान के आगे प्रार्थना की और रो रो कर मेरी ज़िंदगी की भीख मांगी थी, मगर मेरे माता पिता को ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी इतनी जल्दी उनको छोड़कर चली जाएगी और उनकी सबसे लाडली और छोटी बेटी उनके पीछे अनाथ हो जाएगी। अगर मेरे माता पिता को ये बात पता होती तो वो कभी भी बचपन में मुझे नहीं बचाते। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरे बड़े भैया और एक बड़ी बहन भी थी। वो सब लोग मुझे एक साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैं 7 साल की थी जब हमारी पूरी फैमिली पिकनिक के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि मेरे माता पिता और मेरे दोनों भाई बहनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन शायद भगवान को मुझे ज़िंदगी देनी थी, इसलिए कितने लोगों की मौत हो जाने के बाद भी मैं अकेली बच गई थी। मुझे मामूली से चोट आई थी लेकिन मेरी ज़िंदगी बच गई थी। लोग मुझे देखकर हैरान रह गए थे कि लड़की आखिर कैसे बच गई। कहते हैं जिसकी ज़िंदगी भगवान खुद लिख दे उसे कौन मार सकता है। और लोग मुझे देखकर बहुत अफसोस भी कर रहे थे कि मैं अपने माता पिता के बिना कैसे इस दुनिया में अकेली रहूँगी। अच्छा तो यही होता कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही इस दुनिया से चली जाती।
लोग कह रहे थे कि लड़की अब अनाथ होकर ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, कौन इसका परवरिश करेगा। इसी तरह से मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी थी और मैं अकेली हो गई थी। क्योंकि मैं बिल्कुल लावारिस थी, मेरे पिता के सौतेले भाई ने मुझे अपने घर में जगह दे दी थी, क्योंकि और कोई मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं था। और मेरी माँ के रिश्तेदार तो डर की वजह से कभी हमारे घर पर अफसोस करने के लिए भी नहीं आए थे। मैं अपने चाचा चाची के घर में रहने लगी थी और उनकी बेटियों के उतरन पहनकर उनका बचा हुआ खाना खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो लोग मुझे बहुत ताने भी दिया करते थे। उन लोगों के ताने सुन सुनकर मैं जवान हो गई थी और इसी तरह से टाइम तेज़ी से गुजरता चला गया था और मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मेरे लिए काफ़ी सारे रिश्ते भी आने लगे। ऐसा लगता था मेरे लिए रिश्ते आते ही मेरी चाची परेशानी में आ जाती थी। मेरी चाची ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी थी जिसको मैं जानती तक नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि चाची के घर पर मुझे सारा दिन नौकरानी की तरह काम करना पड़ता था। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं अपने पति के घर काम करूं। जब मैंने अपने होने वाले पति को देखा तो लड़का काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट था, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई। फिर सुना कि लड़के वालों का अपना घर है तो इस बात से मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। चाची ने तो अपनी जान से छुटकारा पाने के लिए मेरी शादी जल्दीबाजी में कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसलिए चाची जलन की वजह से मुझे जल्द से जल्द विदा कर दिया करना चाहती थी। शादी के टाइम पर चाची ने मुझसे कहा था कि अब ससुराल में ही रहना, मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास तो तुम्हारे लिए पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। जैसे भी हालात हों तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना है और अगर अपनी ससुराल में तुम्हें कोई परेशानी लगे तो चुपचाप से बर्दाश्त करना। तलाकशुदा बनकर मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। चाची की इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वो इस तरह की बातें न जाने मुझसे क्यों कर रही थी। अभी तो मेरी विदाई भी पूरी नहीं हुई थी और वो तलाक तक पहुंच गई थी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? कि लड़के में कोई खराबी थी या उनके घर वालों में कोई गड़बड़ थी? मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के सवाल पैदा होने लगे थे और इन्हीं सवालों को सोचते हुए जब मैं अपने ससुराल विदा होकर चली गई तो शादी की पहली रात ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चाची इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। जिस लड़की के पति ने शादी की पहली रात उसके साथ रिलेशन बनाने की बजाय सारी रात बाथरूम में ही गुजार दी हो तो उसकी दिमागी हालत क्या होगी। शर्म की वजह से ये सवाल मैं अपने पति से कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी और नई नवेली दुल्हन ऐसी बात कहती कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया और सारी रात बाथरूम में क्यों रहे, तो ये बात गलत हो जाती। मैंने सोचा कि मैं तो सो गई, हो सकता है कि वो भी आकर सो गए होंगे, शायद वो सुबह को दोबारा बाथरूम में नहाने के लिए चले गए हों। बस यही सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी थी, लेकिन मेरी तसल्ली किसी भी काम नहीं आई थी जब रोजाना कमरे में मेरा पति यही अजीबोगरीब तरह की हरकतें करने लगा था। शादी को 1 महीना पूरा होते ही मेरी सास ने पोता पोती की रट लगा ली थी। मेरी सास को तो ये भी नहीं पता था कि 1 महीने में से 1 दिन भी उनके बेटे ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। उनका बेटा तो जाने किन हरकतों में बिजी रहता था और मैं शर्म की वजह से ये बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। 1 महीने बाद जब मैं चाची से मिलने उनके घर गई तो चाची मुझे देखकर परेशान हो गई थी और एकदम से उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं अपना घर छोड़कर तो नहीं आई हूँ। चाची के सवाल पर मैंने बड़ी हैरत से उनकी तरफ देखा। मेरी विदाई के टाइम पर भी उनका मेरे साथ यही बिहेवियर था और मैं पूरे 1 महीने बाद उनसे मिलने के लिए आई थी, तब भी वो मेरे साथ ऐसे ही अजीबोगरीबे बातें कर रही थी। मैंने चाची से कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे उनकी बात से बहुत दुख पहुँचा था। मैंने अपना सारा बचपन और लड़कपन इस घर में ही गुजारा था। मुझे इस घर से बहुत ज़्यादा लगाव था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता था कि मैं घर में अपने चाचा चाची से मिलने के लिए भी कभी आ जाऊं? मैं उदास होकर अपने घर को वापस आ गई थी और इधर देखा कि मेरा पति फिटकरी उठाकर बाथरूम में जा रहा था। अपने पति को तो मैं कभी दिखाई भी नहीं देती थी। मैं इस घर में अपने पति के लिए बस मामूली सी लड़की थी। वो अपनी पत्नी से ज़्यादा फिटकरी से मोहब्बत करता था। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि मैं खामोशी से रहूं और अपने गुस्से पर कंट्रोल करूं और इसे अपनी किस्मत में लिखा हुआ समझकर अपने भाग्य के साथ समझौता कर लूं। फिर अगले ही पल मुझे याद आता कि मैं खामोश क्यों रहूं और मुझे तो बल्कि अपने पति का सारा सच दुनिया के सामने लाना चाहिए, मगर ऐसा तो मैं सिर्फ अपने सपनों में ही कर सकती थी। हकीकत में तो मुझे परेशान होने के अलावा और कोई काम नहीं आता था।
अब मैंने खुद को घर के कामों में बिजी रखना शुरू कर दिया था और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश में लगी रहती थी। अब मेरा सारा ध्यान घर वालों के कपड़े धोना, खाना बनाना और घर की सफाई करने में ही लगा रहता था। मैं चाची के घर में भी नौकरानी थी और अपने ससुराल में आकर भी नौकरानियों की ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर मैंने सोचा कि आखिरकार मैं कब तक इस तरह की ज़िंदगी गुजारूंगी। मुझे अपने पति से बात करनी ही होगी। एक दिन मैंने बंद शब्दों में अपने पति को ये बात समझा दी थी कि उनकी माँ मुझसे पोता पोती की डिमांड करती है। ये बात सुनकर जैसे मेरे पति को करंट लग गया था। उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए थे तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि मुझे अपने पति पर पहले से ही शक था और अब मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि मेरा पति नामर्द है। इसलिए वो बहाना बनाकर रोज़ रोज़ बाथरूम में चला जाता है और फिर मेरे सोने का इंतज़ार करता है। जब मैं सो जाती हूँ तो वो बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। ऐसा ही करता है, वरना कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर इस तरह से सारी सारी रात खुद को बाथरूम में बंद नहीं रखता। मैंने सोचा अब मुझे अपने पति के इस राज से पर्दा हटाना ही पड़ेगा और मैं सच जानकर ही रहूँगी और यही सारा सच मैं सब लोगों के सामने लेकर आऊँगी। एक दिन रात के टाइम मैंने सोचा कि सोने की एक्टिंग करती हूँ और देखती हूँ कि मेरा पति रात में क्या करता है। मैंने आज ही अपने पति से कहा था कि मुझे बहुत नींद आ रही है और मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा सर दर्द से बुरी तरह फटा जा रहा है, इसलिए वो मुझे जगाने की कोशिश ना करें। मेरी बात सुनकर तो मेरे पति के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे कि उन्हें इंतजार हो कि मैं जल्दी से सो जाऊं। मेरे पति ने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम जल्दी से सो जाना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गया था। मुझे लेटते ही नींद आ गई थी, क्योंकि मैं सारा दिन बहुत काम करती थी और थकान से चूर होकर जब मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाती थी तो मुझे फ़ौरन ही नींद आ जाती थी। लेकिन मैं आज बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं जागती रहूं, लेकिन मेरा नींद पर कोई बस नहीं था। आज मैंने सोचा कि दिन में जब मेरा पति घर पर ही था तो मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सोना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, तुम आराम से सो जाओ। मेरी सास को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। और मेरी सास ने भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा था, वरना मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था। मैंने नींद दिन में ही पूरी कर ली थी। मैं जी भर के सोई ताकि मैं रात को देर रात तक जाग सकूं। लगभग 1 घंटे तक अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। 1 घंटे के बाद जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं ऐसी हो गई जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने देखा कि वो वहीं फिटकरी वाला थैला लेकर बाथरूम में चले गए थे। जब उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया तो मैं फ़ौरन ही उठ गई थी। मुझे डर नहीं था कि वो बाहर आएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो काफ़ी देर तक बाहर आने वाले नहीं। मैं घर के बैक साइड वाले हिस्से की तरफ जाने लगी थी और चोरों की तरह धीरे धीरे खड़ी हुई थी, जहाँ पर बाथरूम की खिड़की थी। लेकिन बाथरूम की खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी, उस खिड़की से अंदर तक नहीं देख सकती थी, क्योंकि खिड़की की ऊंचाई के हिसाब से मेरा कद बहुत छोटा रह गया था। लेकिन मैं जल्दी से जाकर एक चेयर लेकर आई और मैंने वो चेयर रखी और उस पर खड़ी हो गई। उस टाइम रात के 2 बज रहे थे और घर के सारे लोग सो चुके थे। किसी की भी मुझ पर नज़र नहीं पड़ सकती थी, मगर मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था और डर की वजह से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं वो चेयर उठाकर खिड़की के करीब लाई और चेयर पर चढ़कर खिड़की के अंदर देखने लगी कि आखिर मेरा पति इतनी देर तक बाथरूम में करता क्या है। अपने पैर कांपने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊँ। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और चेयर के ऊपर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम के खिड़की से अंदर झांका तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं चेयर से गिरते गिरते बच गई थी। ये मेरा पति कैसा काम कर रहा था? फिटकरी के साथ आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था? मेरे पति का दिमाग तो ठीक था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और वापस अपने कमरे में चली आई थी। कमरे में आते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, क्योंकि आज मेरे पति की असलियत खुलकर मेरे आंखों के सामने आ गई थी। आज तक मेरा पति मेरे करीब क्यों नहीं आया था, अब मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी। तो वो ये वजह थी जिसकी वजह से मेरा पति मुझसे दूर दूर रहता था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी चाची मेरी पति की असलियत को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो मुझसे इस तरह की बातें किया करती थी।
उन्होंने जानबूझकर मुझे इस नर्क में ढकेला था, वरना मेरे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। ज़्यादातर पेरेंट्स को लगता है कि वो अपनी औलाद की शादी करवाने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं, बस हर हाल में शादी कर देते हैं, ये बात जाने बिना कि उनका बेटा शादी के लायक है भी या नहीं। बस किसी भी लड़की के पल्ले अपने लड़के को बांधकर उस मासूम लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, और लड़का अपनी बदनामी की वजह से किसी को बताता नहीं कि मुझे क्या परेशानी है। मैं नामर्द हूँ और मैं शादी करने के काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझ जैसी लावारिस और मासूम लड़कियाँ दर दर की ठोकरें खाकर ऐसे आदमियों की किस्मत में आ जाती हैं और सारी ज़िंदगी अपना मुंह बंद करके ज़िंदगी गुजारती रहती हैं। और मैं उस टाइप की लड़की नहीं थी, मैं चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी, और मैं इंतज़ार में थी कि मेरा पति बाथरूम से कब बाहर आ जाए। बहुत देर बाद जब मेरा पति बाथरूम से आया तो मुझे जागता हुआ देखकर चौंक गया था। मैंने अपने गुस्से से अपने पति का गिरेबान पकड़ लिया और उससे चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने सारी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई। मेरा पति एकदम अनजान बन गया। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसकी इस हरकत पर मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे जान से मार डालूं। वो मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मासूम नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा चालाक आदमी था और चालाकी से ही मेरे साथ रह रहा था। मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। शादी को 3 महीने हो गए थे और पिछले 3 महीनों से लगातार मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। आज जब मैं अपने पति का गिरेबान पकड़कर उससे सवाल कर रही थी तो वो देखकर हैरान था, जैसे कि उसे यकीन ही ना आ रहा था कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। वो हक्का बक्का होकर मुझे देखे जा रहा था। जब मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और उसे कोई जवाब नहीं बन सका तो मैंने फ़ौरन ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें इतना घटिया काम करते हो। मैं तुम जैसे नामर्द आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, और यही वजह है कि तुम एक घटिया फिटकरी को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते हो। मेरा पति हैरानी से खड़ा होकर मेरी सारी बातें खामोशी से सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बातों को समझ ही नहीं पा रहा था, और वो काफ़ी सैड लग रहा था कि मैं उसकी सारी बातों को जान चुकी हूँ। मैं अपने पति को हैरान और परेशान देखकर अपना सामान पैक करके दरवाजे की तरफ जाने लगी थी और घर से बाहर निकल गई थी। सारे घर वाले सो रहे थे। अभी मैं घर के मेन गेट तक नहीं पहुंची थी कि मेरा पति भागता हुआ मेरे पीछे आया और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर घसीटता हुआ कमरे में ले आया। मैंने शोर मचाने की बहुत कोशिश की तो उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख लिया, जिससे मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी, और हल्की हल्की आवाज़ पर मुझसे खामोश रहने के लिए कहता रहा। वो मुझे कमरे में लेकर आ गया और बेड पर बैठने के बाद उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं एकदम दरवाजे की तरफ जा रही थी, मगर उसने फिर मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया और कहने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती। मैंने तुमसे कहा कि खामोश रहो, बस एक बार तसल्ली से बैठकर मेरी सारी बातें सुन लो। और तुम इस टाइम रात के अंधेरे में कहाँ पर जाओगी? क्या तुम लोगों को हमारे बारे में बातें करने का मौका देना चाहती हो? अपने पति की कही हुई बात पर मैं और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम लोगों से सच छुपा कर रखोगे? सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुप कर रह सकता, और दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगा कि तुम शादी के लायक नहीं हो और तुम एक नामर्द हो। मैं ये बात सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुम एक नामर्द हो और तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं अपने होश खो बैठी थी और जो मेरे मुंह में आ रहा था मैं कहे जा रही थी। मेरी इतनी बातें सुनकर मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं उसका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गई, और ज़मीन पर जब मेरे घुटने लगे तो मैं बुरी तरह से दर्द में आ गई थी और दर्द से मेरी आंखें भर आई थी। मैं रोने लगी। अगले ही पल थप्पड़ का दर्द भुलाकर अपने पति के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम्हारे थप्पड़ मारने पर भी मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। मैंने भी चिल्ला चिल्ला कर मेरे पति से बात करना शुरू कर दिया था। मेरे पति ने फिर से कहा कि हल्की आवाज़ में बात करो, वरना सारे घर वाले जाग जाएंगे। मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखों से गुस्से भरे एक्सप्रेशन साफ देखे जा सकते थे। मेरे पति ने कहा कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से एक वैद्य ने मुझे इलाज करने के बारे में बताया था कि मैं फिटकरी के इस्तेमाल से जल्द सेहतमंद हो जाऊँगा।
पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन पिछले 6 मंथ से मेरे शरीर में बुरी तरह से खुजली हो रही थी और धीरे धीरे बदबू भी पैदा होने लगी थी और इस वजह से मेरे करीब कोई नहीं आता था। मैंने अपनी इस बीमारी का हर तरह से इलाज किया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और काफ़ी सारी महंगी दवाइयों का भी इस्तेमाल किया। नेट से देखकर हर घरेलू उपाय कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ नॉर्मल सा ही फ़ायदा होता था। मगर अब मेरी ये बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया है। कुछ सालों पहले जब मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी तो मुझे खून की ज़रूरत पड़ गई थी। तब डॉक्टर के कहने पर मुझे एक आदमी ने खून दिया था। तभी से ही मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना है कि उस आदमी के खून में ही एलर्जी थी, इसलिए मेरे खून में भी इन्फेक्शन हो गया और मेरी सारी बॉडी पर एलर्जी हो गई। उस आदमी का खून मुझे सूट नहीं किया और तभी से ही मैं इस हाल में हूँ। डॉक्टर ने बताया कि अगर आप किसी के करीब जाओगे तो आपकी बीमारी किसी को भी लग सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था। फिटकरी का इस्तेमाल करने से मुझे कुछ घंटों के लिए सुकून मिल जाता था, मगर मेरी परेशानी सिर्फ एलर्जी ही नहीं थी। एक परेशानी ये भी थी कि अगर मैं तुम्हारे करीब आता तो मेरी ये बीमारी तुम्हें भी लग सकती थी। ये कोई मामूली बीमारी नहीं, बल्कि बहुत बुरी और फैलने वाली बीमारी है। मैं तुम्हें भी अपना जैसा नहीं बनाना चाहता था। मेरा इलाज तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। मुझे किसी ने एक मशहूर वैद्य के बारे में बताया तो वैद्य से मुलाकात की और उन्होंने मेरा पूरी तरह से चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। इसलिए मेरा इलाज शुरू कर दिया था और उधर मेरे घर वालों ने मेरी शादी का हंगामा किया हुआ था, क्योंकि मेरी एक बहन लंदन से आई हुई थी और उसे मेरी शादी अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। इस तरह से हमारी शादी भी हो गई। जब मैं वैद्य जी के पास गया और मैंने उनको बताया कि अब मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अभी 2-3 महीने तक तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए था। जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें किसी के करीब भी नहीं जाना। मैं अपनी फैमिली के हर मेंबर से भी दूरी बनाकर ही बात किया करता था और ना ही उन लोगों के साथ उठता बैठता था। फिलहाल मेरी शादी की डेट तो फिक्स हो गई थी। वैद्य ने बताया कि तुम्हें इतना करना होगा, जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता तो तुम्हें अपनी पत्नी से भी दूरी बनाए रखनी होगी। वैद्य जी की बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस परेशानी का कोई और सलूशन नहीं। मैंने सोचा था कि शादी करने के बाद मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा, मगर न जाने क्यों मुझे हिम्मत ही नहीं होती थी और बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से तुम मुझे गलत समझ बैठी और मुझे गलत समझने पर मजबूर हो गई थी। मेरी परेशानी बाहर से तो किसी को नज़र नहीं आती, मगर अंदर ही अंदर मैं अपनी परेशानी से बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम पर हाथ उठाया और अपनी ये सच्चाई तुमसे इतने दिनों तक छुपा कर रखा। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और उनके चेहरे से सच्चाई साफ साफ नज़र आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि आप अगर मुझे इस बारे में पहले ही बता देते तो मैं पिछले 3 महीने से इतना परेशान नहीं होती। मेरे दिमाग में तो तरह तरह की बातें आने लगी थी। मेरे अलावा कोई और भी होता तो शायद आपके बारे में ऐसा ही सोचता। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अब मेरे पति बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अब मेरे पास एक 3 साल की बेटी भी है। कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता कि ये वही आदमी है जिस पर मैंने पहले कुछ जाने बिना ही काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए थे और शक किया था। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।